गर्मी और गरीब का एक कमरा। दिनेश की दशा बहुत ही दुभर थी। वो एक गरीब मजदूर था। कम आमदनी में छोटे से कमरे का किराया भाड़ा और परिवार की भूख में दिनेश जो कमाता वो घर खर्च में भी पूरा नहीं पड़ता। उनका जीवन एक किचन जैसे छोटे से कमरे में कट रहा था, जिसके ऊपर टीन की छत चढ़ी थी, जहाँ गर्मियां बिताना आग की भट्टी में झुलसने जैसा था। दिनेश का मालिक मदन लाल बहुत ही मक्कार था। माँ, मुझे बहुत जोरों की गर्मी लग रही है। हमें और कब तक इस छोटे से कमरे में रहना होगा? ये सुनकर गरीब गीता की आंखें आंसुओं से भर आई। चिंटू बेटा, तू जानता है ये छोटा सा कमरा ही इस भरी गर्मी में हम गरीबों का ठिकाना है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम बड़ा घर खरीद सके। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? चिंटू के इस सवाल पर गीता पूरी तरह चुप हो जाती है। तभी उसकी सास सुधा बातों को संभालते हुए बोलती है। अरे चिंटू बेटा, किसने कहा कि हम गरीब हैं? छोटा ही सही मगर हमारे पास कमरा तो है, वरना इस दुनिया में कितने गरीब ऐसे हैं जिनके सर पर इस गर्मी में छत भी नहीं है जो उन्हें छांव दे सके। अच्छा गीता, मैं काम पर जा रहा हूँ। सुनो जी, मदन लाल से थोड़े पैसे ले आना। शाम को खाना बनाने के लिए एक दाना भी नहीं है। घर की जिम्मेदारियों के बोझ के साथ दिनेश काम पर निकल जाता है। सभी मजदूर मदन लाल की निगरानी में बड़े बड़े घर बनाने का काम करते थे। दिनेश भी उन्हीं में से एक था। दिनेश, तू कहाँ रह गया था? मदन लाल तुझे पूछ रहा था, चल काम पर लग जा। दिनेश बिना देरी किए सीमेंट बालू बनाने लगता है। तभी देखते देखते घनी धूप छा जाती है। ऐसे में दिनेश पूरी तरह से पसीने से भर जाता है, मगर घर में घिरी गरीब हालत उसके आंखों पर नाचता रहा और उसने दिन भर मेहनत किया। अरे दिनेश, खाना नहीं खाएगा क्या? देख दोपहर ढल गई है, चल आजा खाना खा ले। अरे नहीं गोपाल, तू खा ले, मुझे काम करना है। दिनेश दिन भर खून पसीना बहाकर गर्मी में मेहनत करता है। देखते ही देखते शाम ढल जाती है। मालिक, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, गर्मी बहुत बढ़ गई है, घर के लिए पंखा खरीदना है। अरे गर्मी क्या तेरे अकेले के घर के लिए बढ़ी है? हाँ, ये पकड़ 150 रुपए। आज तू आधा घंटा देरी से आया है, इसलिए तेरे 50 रुपए काटे हैं मैंने। अब खड़ा क्या है, चल फुट यहाँ से। इस तरह गरीब की मजबूरी का फायदा उठा मक्कार मदन लाल उसके हक के पैसे मार लेता है। दिनेश उदास मन से घर आता है, जहाँ गीता कमरे के कोने में मिट्टी के चूल्हे पर भरी गर्मी में खाना बना रही थी। वहीं नन्ही सी मुनिया गर्मी में बस बिलखे जा रही थी। ऐसे में चिंटू किताब से अपनी नन्ही सी बहन को हवा कर रहा था। दादी दादी, देखो ना, मुनिया गर्मी से खूब रो रही है। मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है दादी। ऐसा बोलते हुए चिंटू गर्मी में बेहोश होकर गिर जाता है, जिसे देखकर सुधा और गीता फूट फूट कर रोने लगते हैं। चिंटू, उठ बेटा, उठ ना। माँ जी देखिए ना, चिंटू आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? बहू, लगता है गर्मी चिंटू के सर पर चढ़ गया है, इसे अस्पताल ले जाना होगा। माँ जी, आप मुनिया के पास रुकिए, मैं चिंटू को अस्पताल ले जाती हूँ। गीता भरी आंखों से रोते हुए चिंटू को गोद में उठाकर भरी गर्मी में नंगे पांव अस्पताल भागती है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, ये आंखें नहीं खोल रहा। ठीक है, जाकर पहले काउंटर पर कैश जमा करवा दीजिए। मगर मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों आई है मुंह उठाकर? हाँ, ये खैराती अस्पताल नहीं है। गार्ड, बाहर निकालो इसे। डॉक्टर की एक धौंस पर गार्ड बड़ी ही बेरहमी से उस गरीब माँ को उसके बच्चे के साथ घसीट बाहर फेंक देता है। हे भगवान, मुझ गरीब की मदद कर, वरना ये गर्मी मेरे बच्चे को खा जाएगी। अचानक गीता के आंसू चिंटू के माथे पर पड़ते हैं और वो होश में आ जाता है। माँ, तुम क्यों रो रही हो माँ? चिंटू, तू उठ गया मेरे लाल, मुझे लगा मैंने तुझे खो ही दिया। चल घर चलते हैं। घर आकर गीता काम में लग जाती है और भरी गर्मी में पसीना बहाकर सभी के लिए खाना बनाती है, जिससे कमरा गर्मी से भर जाता है, जिसकी वजह से पूरा परिवार पसीने में भीग जाता है। गीता बहू, खाना बना कि नहीं? सभी भूखे हैं, अगर देरी है तो हम बाहर से हवा खाकर आते हैं। खाना बन गया है माँ जी, बस लाई। जैसे ही गीता सभी के बीच खाना परोसती है कि अचानक से बिजली चली जाती है। ऐसे में मुनिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हे राम जी, इस निगोड़ी बिजली को भी अभी ही जाना था। बहू, लालटेन जलाकर ले आ। इसके बाद गीता लालटेन जला देती है। भरी गर्मी को देखकर सभी की भूख मर जाती है और जैसे तैसे सभी आधा अधूरा खाना खाकर उस कमरे में सो जाते हैं। हे भगवान, एक तो ये गरीबी और ऊपर से ये गर्मी की मार हम जैसे लाचारों को जीने नहीं देती है। भला इस सकेती में कैसे सोया जाएगा? अरे गीता, तुम सभी सो जाओ, मैं तुम सभी की हवा कर देता हूँ।
दिनेश काफी देर तक सभी को पंखे की हवा करता है। देखते ही देखते वो भी ऊँघते हुए सो जाता है। जहाँ अमीर लोग एसी की ठंडी ठंडी हवा और मखमल के बिस्तर पर मजे से सो रहे थे, वहीं हर साल गर्मियों का मौसम एक गरीब के घर पर आफत बनकर छाया रहता है। ना तो आठों पहर बिजली होती है और ना गरीबी के कारण घर में गर्मी से खुद को बचाने का छोटा मोटा संसाधन भी। अगली सुबह जब सभी की नींद टूटी तो गीता ने देखा कि उसके दोनों बच्चों का पूरा शरीर गर्मी के घनघोर दाने और घमौरियों से भरा पड़ा है और चिंटू जोर जोर से खुजली करने लगता है। माँ, मुझे बहुत जोरों की गर्मी लग रही है, खुजली भी हो रही है। पिताजी एक नया पंखा खरीद लाइए ना। कब तक हम इस एग्जॉस्ट की गर्म हवा खाते रहेंगे? बस बहुत हो गया। मेरे रहते मेरे बच्चों का ऐसा हाल मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं अपने परिवार को इस सकेती से निकाल कर ही दम लूंगी। अपने बच्चों को ऐसे बिलखता देखना मेरे लिए मर मिटने जैसा है। ऐसा कहते हुए गीता भरी गर्मी में काम की खोज पर निकल जाती है और करुणा नाम की एक भली औरत उसे काम पर रख लेती है। बहुत ही जल्दी करुणा गीता से घुल मिल जाती है। तो बताओ गीता, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मालकिन, घर तो हमारा है ही नहीं, बस एक छोटे से किराए के कमरे में जिंदगी कट रही है, जहाँ भरी गर्मी में मेरे दो छोटे छोटे बच्चे, सास और पति बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। सच कहूँ तो मेरे घर से बड़ा तो आपका किचन है। हम गरीबों की जिंदगी भी बड़ी अजीब है। मालकिन, सारी जिंदगी हड्डियां गलाकर कमाने खाने में गुजर जाती है और पूरी जिंदगी झोंक कर भी एक गरीब एक गज जमीन भी नहीं खरीद पाता। ऐसा कहते हुए गरीब गीता की आंखों में आंसू झलक आते हैं, जिसे देखकर करुणा उसे तसल्ली देते हुए कहती है, चिंता ना करो गीता, मैं तुम्हें अपनी सभी सहेलियों के घर पर बर्तन सफाई का काम लगवा दूंगी और तुम्हें जल्दी छुट्टी भी दे दिया करूंगी, जिसे तुम अच्छा खासा कमा सकोगी। और फिर वो दिन दूर नहीं जब तुम इस गरीबी और मौसम की मार दोनों से उभर जाओगी। करुणा अपनी बातों की खरी थी। उसने अगले ही दिन गीता को कई घर के काम दिला दिया और गीता ने पूरी मेहनत झोंक कर उस एरिया में हर घर में अपनी खुददारी से सभी का दिल जीत लिया। और पहले महीने की तनख्वाह से उसने सबसे पहले उस किराए के कमरे को छोड़कर एक बड़ा सा घर और पंखा खरीद लिया, जिसकी हवा में बच्चों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। मुनिया ने शब्दों से तो नहीं मगर अपने उछल कूद से, हाव भाव से खुशी दिखाई और चिंटू बोला, माँ आप बहुत अच्छी हो। अब हम गरीबों के घर में भी नया चमचमाता पंखा और कूलर है, जिसकी ठंडी ठंडी हवा में हम चैन से सो सकेंगे। माँ, सच बहू, तूने जो ठाना था उसे पूरा कर दिया। अपनी मेहनत से तू हमें उस छोटे से कमरे से निकाल लाई। हाँ गीता, माँ सही कह रही है। दिनेश जी, उस गर्मी और गरीबी से उभरने में आपने भी अपनी जी जान लगाई है। आपने घर चलाया, तभी तो मैं अपनी कमाई बचाकर हालत बदल सकी। अब हमें गर्मी और सकेती में नहीं सोना पड़ेगा। इस तरह उस गरीब परिवार ने अपनी बड़ी मेहनत से उस बदहाल जिंदगी से निकल गए। अब उस गरीब परिवार को गर्मी पसीने में नहीं सोना पड़ता था और तो और अब उनके घर की बत्ती भी गुल नहीं होती थी। आठों पहर उनके घर में उजाला घिरा रहता था। मायरा मजे से अपने कमरे में देर सुबह तक एसी की ठंडी ठंडी हवा में सो रही थी। तभी गर्मी के कारण उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसकी माँ मालिनी कमरे में झाड़ू लगा रही है। उफ माँ, ये क्या कर रही हैं आप? झाड़ू बाद में भी लगाई जा सकती है, फिर क्यों आप मेरी नींद खराब करती रहती हैं? सोने दो ना मुझे। अरे मायरा बेटी, 11 बज गए, अब नहीं उठेगी तो कब उठेगी तू? माँ फिर से शुरू कर दी ना आपने, सुबह सुबह लेक्चरबाजी। 11 ही तो बजे, कोई आफत थोड़ी आई है। ये कहकर मायरा एसी ऑन करके फिर से सो जाती है और दोपहर में उठकर मेज पर आकर अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ प्लीज मेरा नाश्ता ले आओ। क्या बात है बिटिया रानी, बड़ी जल्दी तेरी आंख खुल गई। ब्रेकफास्ट का टाइम तो गया। एक नजर घड़ी की तरफ घुमाकर देखा होता तो पता चलता कि अभी लंच टाइम है, मगर मेरी सुबह तो अभी हुई है। आप बस जल्दी से मेरे लिए चिल्ड मिल्क शेक और बटर टोस्ट ले आओ, फिर मुझे गर्मियों के लिए शॉपिंग करने जाना है। मायरा की फरमाइश सुनकर मालिनी झट से उसके लिए उसका मनपसंद नाश्ता बनाकर उसके सामने ले आती है। मायरा बेटी, अब तू बड़ी हो रही है बेटी, तुझे अपनी आदतें बदलनी होंगी। तू दिन भर एसी की हवा में रहती है, भगवान ना करे अगर तेरे ससुराल में एसी ना हुआ तो। आज के मॉडर्न जमाने में गरीब के घर में भी एसी होता है, और वैसे भी आप और डैडी मुझे खूंटे से थोड़ी बांधोगे जो वहाँ एसी नहीं होगा। ये कहकर मायरा बात को टाल देती है। समय बीतता है और 1 साल बाद ठीक गर्मियों में मायरा की शादी हो जाती है और वो बहू बनकर ससुराल चली जाती है, जहाँ उसकी सास सरिता उसका स्वागत करते हुए कहती है, आजा मायरा बहू, मैं तुझे सभी से मिलाती हूँ।
ये बड़ी बहू है बबीता, ये उसकी बेटी चिंकी, और ये तेरी ननद नेहा, और ये गोपाल, अनुराग का बड़ा भाई। ससुराल में रह रहे जॉइंट फैमिली को देखकर मायरा का चेहरा फीका पड़ जाता है और वो बोलती है, माँ जी अगर मिलना मिलाना हो गया हो तो क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? वो क्या है ना, इस हैवी लहंगे में मुझे सफोकेशन हो रही है। हाँ हाँ क्यों नहीं नेहा, जा भाभी को कमरे में छोड़ा। चलिए भाभी। नेहा मायरा को लेकर कमरे में आ जाती है। थोड़ी ही देर में अनुराग भी कमरे में आता है। ओ गॉड अनुराग, इस कमरे में कितनी गर्मी है, प्लीज जल्दी से एसी ऑन कर दो। एसी का नाम सुनकर अनुराग मायरा को कमरे की खिड़की पर लाकर कहता है, माय डियर वाइफ, देखो इससे अच्छी हवा हो सकती है क्या? ओ प्लीज अनुराग, मुझे बनाओ मत, जब तक एसी ऑन नहीं होता मुझे फ्रेशनेस फील नहीं होती। माफ करना मायरा, मेरे घर में एसी नहीं है। ये सुनकर मायरा उखड़े मिजाज से बोलती है, व्हाट? तुम्हारे घर में एक एसी नहीं? ओ गॉड। काफी देर तक कुड़कुड़ाने के बाद मायरा थक हार कर जैसे तैसे सो जाती है। तभी सुबह के 5 बजते ही कोई दरवाजा खटखटाता है, जिसे देख मायरा कुड़ कर कहती है, ओ गॉड, पता नहीं इतनी सुबह सुबह कौन आ गए। दरवाजा खोलिए देवरानी जी, मैं हूँ आपकी जेठानी। क्या हुआ जेठानी जी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? देवरानी जी आज आप ससुराल में आपकी पहली रसोई की रस्म है, जल्दी से नहा धोकर रसोई में आ जाइए। ये कहकर बबीता चली जाती है। कुछ देर बाद मायरा भी रसोई में आती है, जहाँ उसकी सास सरिता कहती है, बहू सबसे पहले हलवा बनाकर चूल्हा पूजन कर देना और अनुराग के लिए छोले चावल बना देना, और तेरी जेठानी कचौरियाँ बड़े चाव से खाती तो उसके लिए कचौरी तल देना, और हाँ नेहा के लिए खट्टी सी कढ़ी बना। बस इतना ही बनाना है, मेरे लिए फुलके सेक देना। ऑल द बेस्ट देवरानी जी। अपनी सास और जेठानी के जाते ही मायरा बुरा सा मुंह बनाकर फुसफुसाना शुरू कर देती है। क्या मुसीबत है, एक तो ये गर्मी और ऊपर से सासू माँ खाने की लंबी सी लिस्ट थमाकर चली गई। इतना सब बनाकर इस गर्मी में मेरी तो हालत पतली हो जाएगी। इसके बाद मायरा खिंचे मन से खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर बाद पूरा किचन गर्मी से उठ रहे भभके से भर जाता है, जिससे मायरा सिर से पांव तक पसीने से भर जाती है और उसकी आंखों के सामने मायके में खुलकर जी हुई खुश मिजाज जिंदगी नाचने लगती है। मायरा अपने कमरे में बैठी पास्ता खा रही होती है, तभी अचानक, ओ गॉड, इस पास्ते में तो बिल्कुल भी नमक नहीं है, लगता है माँ नमक डालना भूल गई। मायरा कमरे से उठकर पास्ते से भरी प्लेट लेकर जैसे ही किचन में आती है तो तड़के की छौंक से वो जोर से छींक पड़ती है। तभी मालिनी उसकी पीठ सहलाती है। मायरा मेरी बच्ची, तू ठीक तो है? कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती। ओ गॉड माँ, किचन में कितनी गर्मी है, मैं तो कहती हूँ आप भी बाहर चलो। बेटी अगर हम हाउसवाइफ अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेंगी तो कौन संभालेगा हमारी जिम्मेदारी? तू जा, मैं नमक डाल कर लाती हूँ। अचानक सीटी की आवाज से मायरा अपने मायके की यादों से बाहर उबर आती है, जिससे उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो बोलती है, पता नहीं माँ इतनी गर्मी में इतना सब कुछ कैसे करती थी। इसके बाद मायरा पहली रसोई में बनाया हुआ खाना अपने ससुराल वालों को परोसती है। अरे वाह मायरा, खाना तो काफी अच्छा बनाया है तुमने। हाँ चाची, आपने बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, मगर मायरा अभी भी अपने ससुराल में घुल मिल नहीं पा रही थी। किसी न किसी बात पर उसे अपने मायके की कमी खल ही जाती थी। एक दिन की बात है। माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, गर्मियों के लिए कॉटन के कपड़े खरीदने हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटी, ये ले पैसे, जा खरीदारी कर ले। नेहा को अपने मन की कहता देखकर मायरा भी अपनी सास से गर्मियों के लिए शॉपिंग की बात कहना चाहती थी, मगर एक बड़ी हिचक ने उसे घेर लिया और एक बार फिर उसे अपने मायके की याद आ गई। माँ देखो ना, गर्मियों के लिए मीशो पर बहुत ही फ्लेक्सिबल आउटफिट्स बिक रहे हैं, मैं ऑर्डर कर दूं क्या? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मायरा जब तक मायके में है जो पहनना ओढ़ना है खाना पीना है सब कर ले। माँ मायके से आपका क्या मतलब है? मायके से मेरा सीधा मतलब ये है बेटी कि जितने खुले मन से तू अपने मन की बात माँ के आगे रख पाती है, ससुराल जाने के बाद तू एक हिचक से भर जाएगी। वहां तुझे हमेशा 6 मीटर की साड़ी में रहना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ, मैं कोई 70 सेंचुरी की शर्मीली नहीं हूँ जो शर्मा जाऊं। मायरा जैसे अपने मायके में बिंदास रहती वैसे ही ससुराल में रहेगी। इसी के साथ मायरा मायके की याद से बाहर आ जाती है और खुद से कहती है, माँ ने बिल्कुल सही कहा था, बहू बनने के बाद सब कुछ बदल जाता है।
उस शाम जब मायरा कमरे में अकेली बैठी हुई होती है, तभी उसकी सास, जेठानी और ननद तीनों हाथों में कई सारे चमचमाते शॉपिंग बैग्स लेकर वहां आती हैं। माँ जी, जेठानी जी, ये सब क्या है? खुद ही खोलकर देख लो मेरी प्यारी देवरानी। जैसे ही मायरा शॉपिंग बैग्स खोलकर देखती है तो उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं, जिसे देख मायरा आंसू से भर जाती है। माँ जी, ये सब कुछ तेरे लिए है बहू। मैं तेरी आंखों में झांक कर बस तुझे समझने की कोशिश करती रही और तुझे अपने मायके की यादों में खोया हुआ पाया। बहू, तेरा ससुराल तेरे मायके की तरह हाई फाई तो नहीं, मगर हाँ, हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। तुझे ये साड़ियाँ पहनने की आदत नहीं है, इसलिए तुझे इस गर्मी में जो पहनने का जी करे वही पहनना। रही बात एसी की, तो बहुत जल्द वो भी लग जाएगा। माँ जी, मुझे एसी नहीं चाहिए। मेरे ससुराल वाले मुझे समझते हैं, मेरे लिए यही काफी है। मैं खुश हूँ। उस दिन के बाद से मायरा अपने ससुराल में पूरी तरह से घुल मिल कर रहने लगती है, जहां उसकी जेठानी बबीता किचन में हमेशा उसका हाथ बटाती। अब मायरा को किचन में गर्मी का एहसास नहीं होता, न उसे अपने मायके की कमी महसूस होती।